की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत हमने थोड़ी सी फ्लैट होते हुए देखी है। शुरुआत एशियन मार्केट्स में ही कुछ गिरावट के साथ हुई थी। एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस एशिया और यूएस में रिपोर्ट की गई है, उसका असर हमने कच्चे तेल के भावों पर आता हुआ देखा है। इन एनी केस मई के महीने में करीबन 40% की तेजी के बाद कुछ बहुत मुनाफा वसूली अब यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा 19 मई को फ्रंट मंथ की एक्सपायरी है और उसके पहले काफी सारी जो पोजीशंस हैं वो हम वाइंड डाउन होता हुआ देखेंगे, तो उसका असर फिलहाल यहां पर कच्चे तेल पे देखने को मिला है। सोने चांदी की बात अगर करें तो यहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली है। यूएस डॉलर में थोड़ी सी बढ़त आई है और इसके अलावा बाजार मानता है कि जैसे जैसे देश अपनी इकोनॉमीज यहां पर लॉकडाउन से खोलते जाएंगे, हम रिस्क एपेटाइट बाजार में फिर से बनता हुआ देखेंगे और उसका असर यहां पर आज कुछ मुनाफा वसूली के हिसाब से सोने और चांदी दोनों में ही है। जहां तक बेस मेटल्स की बात है, वेल पिछला हफ्ता यहां पर बेहतरीन था, लेकिन इस हफ्ते हमने उस तरह की फॉलो थ्रू बाइंग यहां पर बाजार में आते हुए नहीं देखी। एशिया में जरूर यहां पर आधे से 1% बढ़त के साथ कारोबार खुला था, लेकिन उसके बाद यहां पर थोड़े से मिक्स्ड क्यूज फिलहाल देखने को मिले हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में यहां पर दबाव है, लेकिन खाने के तेलों में यहां पर फिर से वैल्यू बाइंग निचले स्तरों पर बनती हुई नजर आई है। बाजार को लगता है कि सोयाबीन, सोया तेल, आरएमसी जैसी कमोडिटीज में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के चलते और खरीदारी के चलते आगे जाकर कुछ बहुत सपोर्ट और देखने को मिल सकता है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या और एसएमसी क्रॉम ट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में किस तरह के ट्रेडिंग क्यूज आपको नजर आते हैं? मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जैसा आप बता रही थी, ऑयल सीड्स में यहाँ पे फर्दर बाइंग जो है वो देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सोयाबीन बाय करके चलना चाहिए, 3890 के करीब बाय करना चाहिए, 3990 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 3850 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर में कोरिएंडर है, काफी शार्प मूव हम लोगों को देखने को मिला है और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग अभी यहाँ पे और भी हो सकती है। इसमें 5990 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 6190 का टारगेट रखना चाहिए इसके करीब का, स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 5890 का। वंदना, आपने मसालों में धनिया में तो कहा कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जीरा की बात करें, हम पेपर की बात करें, यहाँ पर किस तरह के क्यूज नजर आते हैं? आपको लगता है रमजान के चलते और धीरे धीरे जैसे एक्सपोर्ट्स मार्केट खुलती जा रही है तो मसालों को उसका फायदा यहाँ मिलेगा? जी मनीषा, ऐसा लग रहा है अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए तो स्पाइसेस जो कंपनीज हैं वहां से जो डिमांड्स है वो वहां से भी निकल के आ सकते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह खुलने के चांसेस अभी बहुत कम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर स्पाइसेस कंपनी से जो डिमांड है वो आ सकते हैं। जो एक्सपोर्ट्स का थोड़ा है कि यूरोप में बांग्लादेश या मतलब मिडिल ईस्ट वगैरह में जाता था हमारा, खासकर रमजान के मौके पे इलायची वगैरह का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता था, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मतलब जो बढ़त है वो मिल सकती है। इनफैक्ट मुझे कार्डमम में मनीषा यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके से ई ऑक्शंस शुरू करने की वो कोशिश कर रहे हैं इनाम के थ्रू, तो मेरे ख्याल से वहां पे एक बाइंग हो सकती है। 1890 1900 तक का जो लेवल है, 100 से 150 रुपए तक का इजाफा वहां पे आते हुए हम देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अगर फिजिकल मार्केट यहाँ पे खुलते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पाइसेस में थोड़ा सा मूव जो है वो आ सकता है। हालांकि टर्मरिक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिलहाल थोड़ा सा करेक्शन जो है फिलहाल रहना चाहिए। चलिए, तो कुछ बहुत मसालों में भी यहाँ पर मिक्स कारोबार है, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज काफी हद तक देखने को मिली है। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे आज नॉन एग्री स्पेस में आपकी हॉट पिक्स कहाँ हैं? मार्केट जो है काफी अनसर्टेन है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी के माहौल में एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता है गोल्ड। तो मेरे ख्याल से अगर स्ट्रेटेजी करनी है तो एक कमोडिटी रिकमेंड करेंगे हम, गोल्ड में बाय करने की सलाह है हमारी। 45,900 के टारगेट के लिए एंट्री पॉइंट 45,500 रहेगा, स्टॉप लॉस 45,280 रहेगा। मेरे ख्याल से गोल्ड में बाय करना चाहिए। मेटल्स में आपको क्या लगता है प्रथमेश, क्योंकि यहाँ पर आज खरीदारी के साथ जरूर शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने वो ट्रेंड्स यहाँ बनते हुए नहीं देखे। शंघाई में कॉपर इन्वेंट्रीज में लगातार गिरावट है। निकल को हमने 6 हफ्ते के हाईस पर कारोबार करते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद बहुत फॉलो थ्रू खरीदारी वहां पर भी देखने को नहीं मिली। थोड़े से बिखरे हुए से ट्रेंड्स हैं। चाइना की रिकवरी है, यूएस और यूरोप में थोड़ी सी अनसर्टनिटी है। हमने इन्वेंट्रीज गिरते हुए देखी हैं। डेटा चाइना का थोड़ा बेटर होता हुआ नजर आया है। इस सब के बीच में ओवरऑल मेटल पैक में क्या क्यूज हैं?
मनीषा, जितने भी डेटा सेट्स आए हैं मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस वापस रिबिल्ड होने के लिए और वक्त लगेगा। और मेटल में अगर आपको कॉन्फिडेंस आना है तो चाइना की इकोनॉमी जो है पूरी तरह स्टार्ट होनी जरूरी है। अगर आपको यहाँ पे फिर भी एक मेटल में अगर कॉन्फिडेंस बताना है, मेरे ख्याल से कॉपर में बाय करने की सलाह होगी। और पॉसिबली जो है 411 के टारगेट के लिए हम देख रहे हैं 405 का एंट्री पॉइंट रहेगा, मे वाला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 401 का स्टॉप रहेगा। मेरे ख्याल से कॉपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है 411 तक के टारगेट के लिए। इसी के साथ कच्चे तेल में प्रथमेश आपको क्या लगता है, क्योंकि सुधरा है बाजार, पिछले 2 हफ्ते से लगातार बढ़त देखने को मिली है, अनसर्टनिटी ऑफ कोर्स यहाँ पर बनी हुई है और स्पेशली जब हम यहाँ पर 19 मई से पहले एक्सपायरी आता हुआ देखेंगे, इन करंट लेवल्स पर कंसोलिडेशन बनता हुआ देखते हैं या कुछ मुनाफा वसूली अब यहाँ पर कर लेनी चाहिए? आई थिंक मनीषा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप काफ़ी वोलेटिलिटी है क्रूड ऑयल स्पेशली में अगर आपको ट्रेड करना है मेरे ख्याल से, तो आपको अकॉर्डिंगली मार्जिन जो है रेगुलेटर के हिसाब से प्लेस करने पड़ेंगे। बट अगर आप मुझे पूछे अगर ट्रेड करना है क्रूड में, मेरे ख्याल से मैं दूर रहूँगा, बिकॉज इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक दिन 10% ऊपर है, दूसरे दिन 15% नीचे है, तो ये वोलेटिलिटी बेयर नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से अवॉइड करें, या जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्रूड ऑयल में स्पेसिफिकली। यानी कि निवेश यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर इसी बीच यहाँ पर आ रही है और इतने समय से हम लगातार कहते रहे हैं कि फिजिकल बाजार बिल्कुल बंद हैं। इवन एज सोने में हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर पिछले क्वार्टर में बनते हुए देखे, लेकिन जो फिजिकल खरीदारी है जो भारतीय और चाइनीज मार्केट से आती है वो बिल्कुल नदारद यहाँ पर रही है, जो धीरे धीरे अब यहाँ पर थोड़ी सी पिक होते हुए नजर आई है, क्योंकि चाइनीज बाजार अब यहाँ पर रिकवरी के मोड पर है। इसी के साथ डायमंड में ट्रेडिंग करने वालों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। हांगकांग और बेल्जियम के बाजार खुल जाने के बाद यहां पर सूरत से रफ और पॉलिश डायमंड के कारोबारियों के लिए रास्ते खुले हैं। कस्टम्स ने इस महीने से ऑफिसेस खुले रखे हैं, एक्सपोर्ट्स हमने फिर से बनते हुए देखे हैं, तो चाहे वो सूरत हो, जयपुर हो, मुंबई हो, जो कि डायमंड्स के मेजर मार्केट्स हैं, यहां से अब एक्सपोर्ट्स पिक होने शुरू हुए हैं। हमारे साथ सूरत से जीजेपीसी गुजरात के चेयरमैन दिनेश नवदिया जुड़े हैं। दिनेश जी नमस्कार। क्लियरली पिछले 2 महीने पूरा मार्केट यहां पर बंद रहा है, मई का महीना आपके लिए कैसा रहा, किस तरह के नंबर्स के साथ फिलहाल आप कारोबार कर रहे हैं? मई का महीना डायमंड की इंडस्ट्री के लिए थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। हांगकांग मार्केट खुलने के कारण ऐसे देखे तो 38% जो पॉलिश का कंजप्शन है वो 38% मेरा हांगकांग के अंदर है। हांगकांग का मार्केट खुलने के बाद सूरत कस्टम के द्वारा यहाँ से कम 70 से 80 कंपनियों ने एक्सपोर्ट किया है और वहाँ ट्रेडिंग का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज की भी एक शुरुआत बेल्जियम के एंट्रोप मार्केट के अंदर भी वहाँ के मार्केट स्टार्ट हो गई है। ऐसे देखे तो पॉजिटिव चिन्ह अभी दिख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद अमेरिका और यूरोप मार्केट सही तरह से खुल जाती है तो डायमंड इंडस्ट्री धीरे धीरे फिर से पटरी पर चल जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। दिनेश जी, जैसे आपने कहा पिछला क्वार्टर यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, तो इस क्वार्टर से क्या उम्मीद है? जैसे आपने कहा 70 से 80 कंपनीज ने अब यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, लेकिन इसकी वैल्यू और वॉल्यूम क्या है अब तक? मेरे अंदाज से कम 4 से 5 हजार करोड़ के वॉल्यूम होगी और अभी धीरे धीरे वहाँ मार्केट ओपन हो गया और आज संडे के दिन के भी आज मेरे हिसाब से बहुत पार्सल एक्सपोर्ट के लिए अभी कस्टम डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है और ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले क्वार्टर के अंदर हांगकांग का जो हमारा पूरे सालाना जो हमारा बिजनेस है 38%, तो 24 बिलियन का टर्नओवर में से शायद वहाँ अच्छी रिकवरी हो जाती है तो इंडस्ट्री को पुशअप भी मिल जाएगा और कारोबारी के लिए एक आर्थिक संक्रमण जो है, आर्थिक पैसों की तंगी वो थोड़ी थोड़ी दूर होगी और खास करके जो $2.6 बिलियन का हमारा जो ये पाइपलाइन में हमारा ऑलरेडी माल यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें से इन्वेंट्री कम होगी। इकोनॉमिक दृष्टि से बेनिफिट ये मिलेगा कि पैसा आर्थिक संक्रमण से दूर हो जाएगी, पेमेंट के सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिल सकती है।
दिनेश जी, अब तक सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर हम ग्लोबली भी देखें तो माना यही जा रहा है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे डायमंड और ब्रांडेड हैं, यहाँ पर लोग प्रायोरिटाइज करेंगे कि वो कैसे अपनी स्पेंडिंग करते हैं। एज ऑफ नाउ अब तक हमने एसेंशियल कमोडिटीज में वो आते हुए देखा, काफी सारे दूसरे सेक्टर्स चाहे वो ऑटो है या टेक्सटाइल है या लेदर है, वहां पर भी मांग बनती हुई नजर नहीं आई है। तो आपको लगता है कि डायमंड की मांग वापस वैसे निकल के आएगी जो शायद हमने लास्ट ईयर देखी थी, और किस तरह का परसेंटेज कट आप इस साल के लिए कर देख रहे हैं अब? मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे देखे तो डायमंड इंडस्ट्री का जो हमारा प्रोडक्शन है 94% हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसमें से हमारा 40% अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट है, 15% यूरोपियन मार्केट में है, 38% हांगकांग मार्केट में और 4% चाइना है। तो ऐसे देखे तो वहाँ के मार्केट शायद बूमिंग करने लगती है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज की तारीख में हमको पूरे इंडस्ट्री को ऐसे कल्पना भी नहीं चाहिए शायद इतना अच्छा मार्केट हांगकांग के अंदर ओपन होगा। आज की तारीख में हम जो आंकलन लगा रहे हैं कि हमारा जो भी कारोबार है वो शायद अगले साल 35% या 30% ऐसे ही कम हो जाएगा, और अमेरिका का मार्केट शायद नहीं खुलता है तो 50% तक ये मार्केट डाउन हो सकता है। यानी कि एज ऑफ नाउ, दिनेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जरूर खुले हैं। इंडस्ट्री को ऐसा लग रहा है कि 25 से 35% यहाँ पर डायमंड की बिकवाली में इनको नुकसान देखने को मिल सकता है, और अगर यूएस के मार्केट्स नहीं खुले तो 50% तक भी यहाँ पर कम एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा डायमंड्स का। क्लियरली वंदना, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक लग्जरी सेगमेंट है और बाजार को नहीं लग रहा था कि बहुत जल्दी हम यहाँ पर ज्वेलरी की मांग आता हुआ देखेंगे, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री ने नंबर्स सामने रखे हैं बेहतर नजर आते हैं। मई के हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे हांगकांग और बेल्जियम में एक्सपोर्ट शुरू हुए हैं, इसका कुछ फायदा आप यहाँ पर सोने में आता हुआ देखती हैं, डायमंड के प्राइसेस में आता हुआ देखती हैं? मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुशअप मिलना चाहिए प्राइसेस को। मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव है, वो है प्लैटिनम। और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो प्लैटिनम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो गोल्ड और प्लैटिनम का जो प्राइसेस उसमें काफ़ी पैरिटी यहाँ पे आ चुकी है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग मूव कर सकते हैं। और जो प्लैटिनम ज्वेलरी अगर ज़्यादा बिकती है तो डायमंड में ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़े अपसाइड आएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रीमियम था वो प्लैटिनम से यहाँ पे हट चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड जो है वो बढ़नी चाहिए। हालांकि जो सर्वेज आ रहे हैं, जो यूएस में सर्वेज हुए हैं या यूरोपियन यूनियन में, उसमें सबसे पहले आया है कि अगर उन्हें इनकम यहाँ पे आते तो सबसे पहले वो डेट को रीपे करेंगे, सेविंग्स करेंगे। तो ऑब्वियसली लग्जरी आइटम पे अब थोड़ा सा यहाँ पे लोग खर्च कम करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ जो खरीदारी है वो यहाँ पे बढ़ सकती है, खास करके अब रमजान का वो शुरू हो गया तो धीरे धीरे हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू है। तो मेरे ख्याल से वेडिंग बाइंग में जो हमारा बजट होता है ऑब्वियसली उसके लिए हम यहाँ पे डायमंड हो, प्लैटिनम हो या गोल्ड हो, वो हम कम वॉल्यूम में भी लेकिन यहाँ पे हम खरीदेंगे बजट में, क्योंकि वो एक हम कह सकते हैं कि वेडिंग पर्पस से एसेंशियल कमोडिटी होती है वो। जी हाँ, और इसके लिए पैसे बहुत पहले से बचाए होते हैं। तो जी हाँ, खरीदारी कम होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे और शादियों की मांग यहाँ पर जरूर निकल के आ सकती है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब लौटेंगे तो अपने दर्शकों को करेंगे शामिल, उनके लेंगे सवाब और बनाएंगे उनकी स्ट्रैटेजीज करने में मदद। स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। अब समय हो चुका है अपने दर्शकों को यहाँ पर शामिल करने का, और सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कृष्णा अहमदाबाद से लिखते हैं कि नेचुरल गैस के 5 लॉट हैं इनके पास जो इन्होंने बिकवाली करे हैं 147.9 के लेवल पे। प्रथमेश इनके लिए क्या राय है, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस में पिछले हफ्ते भी हमने काफी सवाल आते हुए देखे थे, उठापटक यहाँ पर जारी रही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज भी हमने बनते हुए देखी थी, लेकिन इनकी बिकवाली है 147.9 पे। इनके लिए क्या राय है? नहीं सर, जितने भी बार आपने मुझे सवाल किया है नेचुरल गैस तो उसमें मैंने हर बार यही बोला है कि नेचुरल गैस में जो है पोजीशन जो है वो न कैरी फॉरवर्ड न करे अगर आपने पोजीशन लिए है तो। फिलहाल इनका पोजीशन जो है 147 तक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट पॉसिबल जो भाव है आपको नेचुरल गैस में वो अराउंड एक पर्टिकुलर रेंज में रह सकता है, ऊपर में अराउंड 160 और नीचे में करीब 138। ये रेंज को खेले, अदरवाइज नेचुरल गैस में प्ले न करे, काफी वोलेटिलिटी रह सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में।
पोजिशनल कॉल्स लेके यहाँ पर ना चलें, क्योंकि रोजाना यहाँ पर इतनी सारे न्यूज आ रही है, इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा बनती हुई नजर आई है। और नेचुरल गैस में जैसे प्रथमेश कह रहे हैं, मुझे याद भी है कि पिछले हफ्ते से हम लगातार कह रहे हैं कि बिकवाली करके आप यहाँ पर पोजिशनल कॉल्स डेफिनेटली ना लें। एक और हमारे पास एसएमएस है घनश्याम जी का, ये भिलाई से लिखते हैं सोया तेल में इन्होंने बिकवाली करी है 100 टन की 770 के लेवल्स पे। घनश्याम जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। घनश्याम जी नमस्कार, बताइए सोया तेल में क्या किया है, कब से होल्ड कर रहे हैं और कितने में होल्ड किया है? घनश्याम जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हाँ जी घनश्याम जी पूछिए अपना सवाल। मैंने 139 में 139.20 में नेचुरल गैस बाय किया है। हेलो हाँ जी, नेचुरल गैस में खरीदारी करी है इन्होंने प्रथमेश जी। प्रथमेश इनके लिए क्या राय है? ये खरीदार हैं नेचुरल गैस के, 139 में ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी करके बैठे हैं, या क्लियरली इन द मनी है, इनके लिए आप क्या राय देंगे? मेरे ख्याल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए पोजीशंस, और नेचुरल गैस में जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस नहीं करना चाहिए। क्लियर है? काफी सारे लोग यहाँ पर नेचुरल गैस में प्रथमेश अब कारोबार करने लगे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कच्चा तेल बहुत वॉलेटाइल है। नेचुरल गैस में लोगों को खरीदारी के मौके यहाँ पर नजर आए हैं, लेकिन एक क्लियर कट राय अब क्या नजर आती है स्लाइटली लॉन्गर टर्म में अगर हम देखें तो क्या प्राइस व्यूज या क्या रेंज आपको लगती है यहाँ बनती हुई? मेरे ख्याल से नेचुरल अभी नाउ दिस इज स्टार्ट ऑफ समर इन द यूएस। मेरे ख्याल से कंजम्पशन जो है वो जैसे विंटर में होता है वैसे नहीं होगा, अकॉर्डिंगली प्राइसेस बिहेव करेंगे। मेरे ख्याल से स्टैग्नेंट रह सकते हैं, ऊपर में करीब 160, नीचे में आगे 130 एक पॉसिबल रेंज दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से 160 और 165 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है कम दिखाई देती है। घनश्याम जी भिलाई सोया तेल पे एक सवाल पूछना चाहते हैं। घनश्याम जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सर मैंने 770 में माल परचेज किया हुआ 100 मीट्रिक टन का, तो मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए मैम? जी वंदना क्या राय है इनके लिए, क्योंकि सोया तेल में हमने देखा एक सपोर्ट आता हुआ, आपकी आज खरीदारी की राय भी यहाँ पर है, पर इनके पास 100 टन माल है 770 के लेवल्स पे, इन्हें क्या करना चाहिए? भी थोड़ा सा राइज के बाद एक रेजिस्टेंस आते हुए हम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से एक 789 से 792 के बीच में एक रेजिस्टेंस जो है ये सोया तेल में आ सकता है। वहां पे सर अपने पोजीशन को आप लिक्विडेट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बैकवर्डेशन है 756 रुपए का अगला कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, तो ये काफी डिफरेंसेस काफी ज्यादा है। तो थोड़ा भी हायर साइड आपको 3-4 रुपए ऊपर भी मिलता है, तो वहां पे एटलीस्ट 50% पोजीशन को आप वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। और मुझे लग रहा है कि एक बार 790 791 जोन जो आएगा वहां से रेजिस्टेंस ये कमोडिटी फेस करेगी, और जब नीचे की तरफ आएगी तो मुझे लगता है 770 तक के प्राइसेस भी आ सकते हैं। तो सेफली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होगा, और 788 से लेके 790 के रेंज में, और क्लियरली आउट होना होगा पोजीशन से। कॉलर एक और है हमारे साथ, आनंद है बैंगलोर से। आनंद जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम मैंने गोल्ड 45,950 में 2 लाख बाई किया हुआ है मैडम, क्या कर सकते हैं आगे के लिए? आनंद जी ने यहाँ पर सोने में निवेश किया है। प्रथमेश इनके लिए क्या राय है? काफी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर भी देखने को मिली हैं, 46 के आसपास के स्तर हैं। आनंद जी को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। इनके जो भाव है 46,000 के पॉसिबल दिख रहा है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में उनका जो भाव है मिल जाएगा, वहां पे निकल जाइए। चले, यानी कि आपके लेवल्स आने की यहाँ पर उम्मीद है। उठापटक सोने के भावों में यहाँ पर काफी बनी हुई है। एक तरफ स्टिमुलस मेजर्स हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमीज खुल रही हैं, रिस्क एपेटाइट बाजार में वापस है, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन कारोबार करने की उम्मीद भी साथ में ही है। रितेश पूना से अब हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश नमस्कार, क्या है आपका सवाल?
गुड इवनिंग मनीषा मैम, मुझे कॉटन केक के बारे में जानकारी चाहिए थी मैडम। 1970 रुपये में मेरे 2 लॉट बाय है, 1970 पे 2 लॉट बाय है, जून कॉन्ट्रैक्ट। जी, रितेश के 2 लॉट खरीदे हैं उन्होंने कपास खली के 1970 में। वंदना, इनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी लाइव स्टॉक है वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं और हमने काफी हद तक ये जो प्राइसेस हैं इनमें एक मुनाफा वसूली आते हुए भी देखी है, लेकिन 1970 के लेवल्स पर अब आप इनको क्या राय देंगी? मनीषा, मुझे लगता है यहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री से इतनी डिमांड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मीट कंजम्पशन भी काफ़ी कम है, मतलब लोग एहतियात बरत रहे हैं मेरे ख्याल से, और एक्सपोर्ट का रास्ता भी बहुत ज़्यादा सर खुला नहीं है यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स बहुत एग्रेसिवली शुरुआत नहीं हुई है यहाँ पे। मेरे ख्याल से सर आप अभी इन द मनी है 1978 के करीब लेवल्स आ रहे हैं, आपको 1985 तक का एक टारगेट रखिए, वहाँ पे सर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलिए पोजीशन से, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो सेल का ट्रेंड है। इंट्राडे हम कह सकते हैं 1 या 2 दिन के हिसाब से यहाँ पे एक बाउंस बैक जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए रितेश जी, आप इन द मनी हैं तो मुनाफे में हैं, तो आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए क्योंकि पोल्ट्री डिमांड यहाँ पर काफी कमजोर है और हमने देखा है कि मील डिमांड या मील के जो प्राइसेस हैं वो अक्रॉस सेक्टर यहाँ पर थोड़े से गिरते हुए नजर आए हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, विजय सिरोया जी, ये मुंबई से हैं। विजय जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मैम रोड का सेल किया हुआ है वो। जी, किन स्तरों पे बेचा है, कितना बेचा है आपने? 7 लॉट बेचा है मैंने, 7886। ओके, प्रथमेश 7 लॉट की बिकवाली की है विजय जी ने, 1787 जैसे लेवल्स हैं इनके। क्लियरली कुछ यहाँ पर मनी इन द मनी तो ये है, लेकिन इन स्तरों पर अब इन्हें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से क्रूड में मैं अगर ट्रेड अवॉइड करूँ तो ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट ट्राई। सेकंड, इन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस ली है, अगर ये इन द मनी है तो वो इन द मनी वाले पोजीशंस ले ले। वोलेटिलिटी आने वाले सेशंस में काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। टोटली डिपेंड करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो है कोरोना के वो केस प्ले आउट करते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली, और कुछ बहुत मुनाफा वसूली इस वजह से भी आएगी कि हम नियर मंथ एक्सपायरी पे हैं और बाजार को लगता है कि जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो हम यहाँ पर वाइंड आउट होता हुआ देखेंगे, तो वॉलेटिलिटी और थोड़ी सी गिरावट का यहाँ पर आप इंतजार रख सकते हैं। एक एसएमएस आया है हमारे पास राजकुमार जी का, श्री गंगानगर से। वंदना ये लिखते हैं कि ये किसान हैं और इनके पास चना पड़ा है 200 क्विंटल। चने के भावों में हमने कुछ बढ़त आते हुए देखी थी पिछले हफ्ते भी, आज के दिन भी। बाजार को लगता है कि आगे जाके मांग और बढ़ भी सकती है। अब इन स्तरों पर इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि क्योंकि फिजिकल है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन चने में प्रोक्योरमेंट की बात भी बहुत बार उठती है। जैसे काफ़ी एग्री कमोडिटीज़ प्रोक्योर हो रहा है, मेज भी प्रोक्योर हो रहा है महाराष्ट्र में, तो जब भी प्रोक्योरमेंट की न्यूज़ आती है तो यहाँ पर हम उछाल आते हुए देखते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर 4250 अगर इन्हें मिलता है या 4300 मिलते हैं प्राइसेस, तो वो प्राइसेस एक बढ़िया प्राइस रहेगा जहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिजिकल मार्केट में माल को बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्हें 4250 से लेके 4300 तक के जो प्राइसेस उनको टारगेट करना चाहिए। और फिलहाल मुझे यहाँ पे मनीषा ये नहीं लग रहा है कि 3950 से ये कमोडिटी जाएगी, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज है और कंजम्पशन जो है यहाँ पे सफिशिएंट है। जी हाँ, एसेंशियल कमोडिटी है। मांग हमने बहुत अच्छी खासी आते हुए देखी थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद खरीदारी नहीं थी, लेकिन बाजार को लगता है कि लॉकडाउन एक बार खुल जाएगा, आगे जाके मांग बढ़ेगी तो उसका सहारा चने को यहाँ पर हम बनता हुआ देखेंगे। एक और एसएमएस यहाँ पर हम ले सकते हैं रिकब मेहता का मुंबई से। प्रथमेश, इन्होंने कॉपर खरीदना चाहते हैं, ये कहते हैं कि ये इनकी कैपेसिटी है 10 लॉट तक ये ले सकते हैं, क्या करंट लेवल्स पे इन्हें निवेश करना चाहिए? तो हमें कैसे कॉपर में हमारी सलाह भी है 411 तक के हम भाव जो है देख रहे हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं 411 के टारगेट के लिए। यानी कि बाय रिकमेंडेशन आज यहाँ पर इन एनी केस आई थी और इन करंट लेवल्स पे बेहतर है, तो रिकव अगर आप चाहें तो कॉपर खरीद के रख सकते हैं। मेटल्स ओवरऑल पैक में कॉपर में हमने सबसे ज्यादा बुलिश मूव्स आते हुए देखे हैं और सबसे बेहतरीन रिकमेंडेशन भी यही रही है कि यहाँ पर आप खरीदारी करके आगे काम करें। चलिए, ये तो आज के सवाल थे। वंदना और प्रथमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों की मदद करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए और उन्हें मुनाफे में लाने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।